हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली हम लोग अकाउंटेंसी में योद्धा बैच में अपने आखिरी चैप्टर पे आ गए हैं जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर मैं अकाउंटेंसी में इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 8 नंबर का वेटेज है, यानी जिसमें एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। साथ में चैप्टर आगे भी ग्रेजुएशन में आपको बहुत हेल्प करेगा, बीकॉम ऑनर्स में। एंड ये चैप्टर क्लास इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। और चैप्टर बहुत नॉर्मल लेवल का चैप्टर है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान नहीं है। अगर इसका बेस अच्छे से आज हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो उम्मीद है क्लास ये चैप्टर आपको बहुत मज़ा देगा और आपको क्लास अच्छा लगेगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाने में। तो आओ शुरू करते हैं क्लास। एक आखिरी बात और बोलूंगा, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला कि आपको बिल्कुल 7 डेज जी जान लगा के मेहनत करनी है इस चैप्टर पे। क्लास देखनी है और घर पे आधे से 1 घंटा देना है बस 1 हफ्ते तक, और आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप आगे चल के बोलोगे भैया मुझे कैश फ्लो में तो कोई दिक्कत नहीं, ये चैप्टर तो मेरा बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो गया। राइट, तो करते हैं क्लास स्टार्ट। पार्ट नंबर 1, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। नाम से ही पता चलता है क्लास, यहाँ पे 2 वर्ड से मिलके बना है, कैश फ्लो और स्टेटमेंट। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें बिजनेस के कैश फ्लोज को देखते हैं, कितना पैसा आया है यानी इनफ्लो, कितना पैसा गया है यानी कि आउटफ्लो। तो किसी भी बिजनेस का कितना कैश आ रहा है उसके बिजनेस में और कितना कैश जा रहा है, इस चीज को स्टडी करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट टूल। और आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसमें से एक टूल कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है। So a cash flow statement is an important tool used to tracking the cash flows and its sources for an organization. सिर्फ ये कैश फ्लो नहीं बताता कि कितना पैसा आया है कितना पैसा गया है, ये सोर्स भी बताएगा कितना पैसा किस एक्टिविटी से आया है, कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ कितना पैसा गया। इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी कहते हैं। और ये बनता कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे है? AS3 रिवाइज्ड। ध्यान रखना, जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है, उसी तरीके से क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनता है? क्लास AS3। ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 के अकॉर्डिंग बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, ऐसा जो आप देख रहे हो ना, ऐसा एक स्टेटमेंट होता है। और इसको बनाने के 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। सिलेबस में आपके डायरेक्ट मेथड नहीं है, आपको क्लास इनडायरेक्ट मेथड ही पढ़ना है। यानी हम इस पूरे चैप्टर में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे वो इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। ठीक है, नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप समझ गए कैश का फ्लो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, किस सोर्स से कितना पैसा आया और किस सोर्स पे कितना पैसा खर्च हुआ, पूरा कैश का एनालिसिस होता है इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह की एक्टिविटी होती है, ध्यान समझना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह की एक्टिविटी है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान रखना क्लास, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह की एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अभी एक एक करके सबका मतलब अच्छे से समझेंगे, देन इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कौन सी चीजें कौन कौन सी एक्टिविटी में जाती है। अगर आपने इतना समझ लिया तो एक एक नंबर के जो 2 क्वेश्चन है वो तो आपसे आसानी से बन जाएंगे। साथ में 6-6 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, यही वो बेस है। अच्छा, नाम से ही चल रहा होगा पता, ऑपरेटिंग। बिजनेस को ऑपरेट करने में जो भी काम किया जाता है, चाहे वो डेप्रीशिएशन आप लगा रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो, जो भी पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर्स को, डेटर से पैसा कलेक्ट कर रहे हो, आप बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी काम कर रहे हो उसकी रिगार्डिंग जो पैसा आ रहा है जा रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड होगा। इन डेप्थ में बाद में बात करेंगे आगे। अगला है इन्वेस्टिंग। आप किसी फिक्स असेट को खरीद रहे हो, किसी फिक्स असेट को बेच रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट
खरीद रहे हो किसी कंपनी में, या आप इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो सारी चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। अगला है फाइनेंसिंग, आप किसी से लोन ले रहे हो, शेयर्स इशू कर रहे हो, डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, ये सारी चीजें क्लास रिकॉर्ड होती हैं आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इन तीनों एक्टिविटी से होने वाले कैश फ्लोज यानी इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है। आई होप आपको यहां तक समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब सर ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी बात मैं अभी करूंगा। बट अगर कोई आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, सर इसको बनाने की जरूरत क्या है। जैसे अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ा आपने, तो आपने अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर पढ़ा कि जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, आरओआई, डेट टू इक्विटी, ये सब रेशियोज को हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि हम बिजनेस की सर्वाइवल को देख सके कि बिजनेस सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्या है बिजनेस की, स्टॉक्स पे कितना अच्छा मार्जिन कमा रही है, कॉस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना है। तो इससे क्लास हमें बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होती है। यही तो होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हो, स्टडी करते हो, ताकि आप ये जान सको कि कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करेगी और इसमें पैसा लगाना है आपको या नहीं लगाना। सिंपल सी बात है, कैश फ्लो भी रेशियो की तरह एक टूल है। इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है बेसिकली कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है या कितना कैश जा रहा है, ये जान सको कि यार बिजनेस को ऑपरेट करने में कितना कैश इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मतलब खाली कैश नहीं होता है, मैं बताऊंगा क्लास। कैश का मतलब क्लास यहाँ पे कैश भी है, कैश का मतलब यहाँ पे बैंक भी है, और कैश का मतलब यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी है। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश भी आता है, बैंक भी आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बेसिकली 90 डेज के लिए की जाती है, ठीक है। आमतौर पे देखो, जनरली इन्वेस्टमेंट 90 दिन से सॉरी कई कई सालों के लिए किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, और जो साल भर का इन्वेस्टमेंट होता है उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो 90 डेज मतलब जनरली 90 डेज के लिए होते हैं, उसको क्लास हम मार्केटेबल सिक्योरिटी बोल देते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलो, मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलो, कैश या बैंक, ये सब मिलाकर क्या होता है कैश। तो ये कितना आ रहा है कितना जा रहा है वो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, राइट। हाँ, तो मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा था। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये जान सके कि एग्जैक्टली हमारी कैश पोजीशन क्या है, हम लोग ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना पैसा कमा रहे हैं और कितना पैसा हम लोग पे कर रहे हैं। तो नेट कैश पोजीशन बेसिकली किसी भी बिजनेस का जानने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब फाइनली हम इस पे बात करते हैं, बिकॉज यही हमारा क्लास आज का मेन मुद्दा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सर आता क्या क्या है, इन्वेस्टिंग के अंदर क्या क्या आता है, फाइनेंसिंग के अंदर क्या क्या आता है। नोटबुक निकाल के लिखना चालू करना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्ट। सबसे पहले क्लास ये कि एक बैलेंस शीट है, किसी भी फर्म की बैलेंस शीट ऐसे बनती है। आई नो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्मेट में, ठीक है, ऐसा नहीं बनता कंपनी का बैलेंस शीट। बट मुझे बैलेंस शीट नहीं बनाना, मुझे क्लास तुम्हें सिखाना है कि यार कौन सी चीजें कौन सी एक्टिविटी में आती है। तो इसलिए क्लास मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं लिया, पुराना फॉर्मेट ले लिया। जैसे मैंने अकाउंटिंग रेशियो में आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था ना, उसी तरीके से क्लास यहाँ भी सिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान समझना और एक एक करके चीजों को रिकॉर्ड करते चले जाना अपनी कॉपी में। सबसे पहली चीज ध्यान समझना, सबसे पहली चीज नॉन करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। मेरी बात ध्यान समझना, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर चीज, आप कमेंट सेक्शन में लिख लो फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। मेरी बात ध्यान समझना, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, इन दोनों से रिलेटेड, कुल मिला के आप इसे कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हो, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा।
और ऑपरेटिंग में जो इन दोनों में नहीं आए वो सारी की सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्टिविटी कोई डेफिनेशन नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा। शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करेंट लायबिलिटी, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। और जो इन दोनों में नहीं गया क्लास, वो बैलेंसिंग जो बच गया वो ऑब्वियसली क्लास कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो आओ डिटेल में एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहली हेडिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये तुम्हें लर्न होना चाहिए किसी भी कीमत पे। देखो इसके बिना तो कैश फ्लो नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। जब तक आप एक्टिविटी की डीपली नॉलेज नहीं होगी कैश फ्लो नहीं हो पाएगा, फिर तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा। और मैं क्लास कोई चीज़ रट्टा नहीं लगवाना चाहता, तो मैं इन डेप्थ में इन डिटेल में ही क्लासेस सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या क्या आता है, सबसे पहले सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। कोई भी फिक्स एसेट को आपने बेचा, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट को आपने बेचा। फिक्स एसेट मतलब नॉन करंट एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट मतलब क्या है, नॉन करंट एसेट। कोई भी फिक्स एसेट आप बेच रहे हो, कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आप बेच रहे हो, तो वो चीजें, फिक्स एसेट को बेचना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेचना, वो चीजें क्लास कहां पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। नॉट ओनली सेल, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, अगर आपने यही फिक्स एसेट को या कोई भी नॉन करंट एसेट, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी खरीदा आपने, तो वो भी इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। अगर आप परचेज करोगे इन्वेस्टमेंट, तो वो भी इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट्स को खरीदा, ठीक है, तो वो भी क्लास इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। तो सेल, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, 4 पॉइंट की जगह एक लाइन में मैं कह सकता हूं सेल एंड परचेज, sale and purchase of fixed assets and investments are the part of investing activity. Simple. कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिंग के अंदर क्या क्या आता है। तो किसी भी फिक्स असेट को अगर आप बेचते हो या खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट को बेचते हो या खरीदते हो, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सिंपल, ओके। अच्छा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपने किसी को लोन दिया है, ठीक है, तो उससे क्या होगा क्लास, इंटरेस्ट इनकम आएगी। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो उससे क्लास क्या करोगे, आप डिविडेंड को रिसीव करोगे, ये भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अगर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग का पार्ट है, उस इन्वेस्टमेंट से आने वाले इनकम भी इन्वेस्टिंग का ही पार्ट होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। जो नेचर प्रिंसिपल का होता है वही नेचर इंटरेस्ट का भी होगा। तो यहाँ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट से आप कोई इनकम रिसीव कर रहे हो यहाँ पे, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। स्पेशली मैं कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इतना तो सर आप समझ गए, सर इतना हमें याद हो गया, इतना हमें याद हो गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें 2 छोटी छोटी चीजें और बता रहा हूं, आप वो भी अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। जैसे गुडविल, अगर गुडविल परचेज, एक ही पॉइंट है बस, गुडविल परचेज वो भी इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। गुडविल परचेज वो भी इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। सर गुडविल परचेज का मतलब क्या होता है, देखो गुडविल की 2 केस हो सकते हैं। गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिया होगा, तो उसके 2 केसेस हो सकते हैं। जैसे पिछले साल गुडविल जो था वो 5 लाख का था, करंट ईयर में 6 लाख का हो गया। या ऐसा हो सकता है पिछले साल 6 लाख का था, करंट ईयर में 5 लाख का हो गया। ध्यान समझना मेरी बात यहाँ पे। तो गुडविल पहले था 5 लाख का, अब 6 लाख हो गया, मतलब आपने 1 लाख की गुडविल खरीदी है। तो यार अगर आप किसी बिजनेस की गुडविल को खरीदते हो ना यार, वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। आप किसी का नाम, ब्रांड नेम खरीद रहे हो, तो वो भी इन्वेस्टिंग ही है। तो इसीलिए क्लास गुडविल परचेज जो है वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, या आपने ध्यान रखना है। अच्छा सर ये क्या है क्लास, पहले 6 लाख था 5 लाख हो गए, सेल है क्लास, सेल नहीं होता, ये राइट ऑफ हो गया। ये गुडविल सेल नहीं है, ये राइट ऑफ है, ये ऑपरेटिंग के अंदर जाता है, तो हम इसकी बात बाद में करेंगे। ये इन्वेस्टिंग में नहीं आता, सिर्फ गुडविल परचेज इन्वेस्टिंग में आता है। बच्चों देखो 3 एक्टिविटी है, चैप्टर पूरा खत्म तीनों एक्टिविटी में। पहले एक्टिविटी के इतने आइटम है, तुम्हें याद हो गया कि नहीं मुझे बता दो। सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। उस इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आती है, डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, रिसीव हो रहा है, या रेंट रिसीव। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है ना, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, कोई भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, तो उससे क्लास आपको क्या मिलेगा, रेंट रिसीव। तो रेंट भी आपको मिल रहा है, तो वो भी क्लास इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। और गुडविल परचेज एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, वो भी इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। परचेज नॉट सेल, परचेज मतलब बढ़ रहा है, आप खरीद रहे हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे सर थोड़ा सा हमें ये भी बता दो, पैसा आएगा या जाएगा, ध्यान समझना। अगर तुम सेल करते हो, कोई भी चीज बेचोगे, तो पैसा आएगा, आएगा तो प्लस, ठीक है, इसको हम प्लस करेंगे, राइट। पैसा जाएगा तो हम इसे क्लास ध्यान रखना माइनस का साइन। इंटरेस्ट इनकम
रिसीव हो गया क्लास तो ये प्लस हो गया, पैसा मिलेगा। गुडविल खरीदोगे तो पैसा जाएगा क्योंकि आप खरीद रहे हो। तो ये वो चीज लिखवाई है मैंने जिससे क्लास आप अभी क्लास के बाद भी अपने घर पे बैठ के कॉपी में लिख लोगे अपने आप के, हाँ सर सर ने क्या क्या बताया था। वो होना चाहिए, वो जस्टिफाई होनी चाहिए चीजें कि सर ने बताया हाँ ठीक है यार सर कह रहे हैं प्लस है क्योंकि हम बेच रहे हैं तो क्या पैसा आएगा, और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो प्लस तो होगा ही। ओके हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है तो प्लस तो होगा ही। चलो तो ये हो गया क्लास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई होप क्लास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नाउ मूव टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मैंने क्या बोला, शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटी, इन दोनों से रिलेटेड हर चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूं, फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट इन दोनों से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग में, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट या नॉन करेंट लाइबिलिटी इन दोनों से रिलेटेड हर चीज जो है वो क्लास आपको फाइनेंसिंग में देखने को मिलेगा। जैसे मैं हेडिंग डाल देता हूं क्लास यहाँ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबसे पहली चीज इसके अंदर क्लास ध्यान समझना, इशू ऑफ शेयर्स। आप शेयर्स इशू कर रहे हो है ना, तो ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग। कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू कर रही है तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, बिकॉज शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर्स। नॉट ओनली शेयर्स, कंपनी अगर डिबेंचर्स इशू कर रही है तो भी क्लास क्या होगा, वो फाइन। और शेयर्स कोई भी हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, प्रेफरेंस हो सकता है, कोई भी शेयर्स हो। तो कंपनी अगर शेयर्स इशू करेगी, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो हमारे पास क्लास क्या आएगा, पैसा आएगा। कंपनी पब्लिक को शेयर दे रही है, पब्लिक से पैसा ले रही है, और हम कैश फ्लो कंपनी का बना रहे हैं, पब्लिक का नहीं बना रहे। तो शेयर इशू करोगे तो भी पैसा आएगा, डिबेंचर्स इशू करोगे तो भी पैसा आएगा। इसलिए क्लास ये क्या है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये दोनों प्लस। अच्छा इसमें शेयर होल्डर फंड भी आता है और लॉन्ग टर्म डेट भी आता है। तो अगर आप लोन लेते हो क्लास, ठीक है, एक सेकंड क्लास यहाँ पे ना थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देते हैं, अदरवाइज ना कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसको शेयर होल्डर फंड मत लिखो है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो क्लास, शेयर होल्डर फंड की जगह इसको शेयर कैपिटल लिख लो, ठीक है, शेयर कैपिटल। और फिर है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड लिखना ठीक नहीं है क्लास, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट मतलब वही डिबेंचर, कुल मिला के शेयर डिबेंचर लोन। मैं तुम्हें 3 नाम दे रहा हूँ क्लास, ठीक है। इन शॉर्ट रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आता फाइनेंसिंग में, सिर्फ यही 2 आता है, शेयर और नॉन करेंट लायबिलिटी। तो मैं तुम्हें 3 नाम दे रहा हूँ क्लास बच्चों, ये तीनों नाम याद कर लो, ठीक है, शेयर, डिबेंचर्स और लोन। भाई यही तो फाइनेंसिंग है। भाई तुम्हें अगर पैसों की जरूरत है, तुम्हें यही 3 तो सोर्स है, इसके अलावा क्या है, तुम शेयर से लोगे, डिबेंचर से लोगे, लोन से लोगे। तो यही चीज क्लास फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है, शेयर डिबेंचर लोन। तो इश्यू ऑफ शेयर हो गया, इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया, या लोन टेकन, या फिर तुमने लोन ले लिया, इन तीनों से पैसा आएगा। ये तीनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो तुम्हारे दिमाग में ना एक क्लियर डिस्टिंक्शन जब तक नहीं होगी कि ऑपरेटिंग में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या आता है, तब तक आप क्लास चैप्टर को स्ट्रांग नहीं कर पाओगे। और मैं तुम्हारा चैप्टर स्ट्रांग कर दूंगा, मुझे समय चाहिए बस। मुझे क्लास इसे 10-15 मिनट में स्ट्रांग नहीं होगा चैप्टर क्लास, मुझे लंबी लंबी क्लास लगानी पड़ेगी बेहतर समझाने के लिए, मोर एग्जाम्पल लेने के लिए, मोर क्लैरिटी आपके माइंड में लाने के लिए। तो शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना या लोन लेना, ये सब फाइनेंसिंग का पार्ट है। इनसे रिलेटेड हर चीज फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो इशू ही थोड़ी करते हैं, रिडीम भी तो करते हैं ना, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशंस ऑफ शेयर्स, रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर, कोई भी शेयर्स हो वैसे रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स का ही होता है। तो क्वेश्चन में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है तो वो क्लास क्या होगा, माइनस होगा। लोन लिया तो प्लस, रीपेड लोन, अगर आप लोन लौटा देते हो तो माइनस होगा। अच्छा अगर आपने लोन लिया है, यहाँ पे दिया नहीं है, देते तो इन्वेस्टमेंट, उससे कमाई आती है, हमको इनकम मिलता, आपने लोन लिया है। लाइबिलिटी साइड देखो, सुनो, लाइबिलिटी साइड वाली चीज फाइनेंसिंग है, और लाइबिलिटी साइड में हम इंटरेस्ट देते हैं, हमने लोन ले रखा है। अगर यहाँ पे लोन है तो वो लोन लिया है, यहाँ पे जो लोन है वो हमने दिया है, वो इन्वेस्टमेंट है, हमने किसी को लोन दिया तो वो अलग है, वो लोन एडवांसेस है, वो असेट है, असेट पे इनकम आती है, लाइबिलिटी पे खर्चा होता है। तो अगर हमने लोन ले रखा है तो ऑब्वियसली क्लास हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेड करेंगे। और अगर हमने शेयर्स इशू कर रखे हैं, अगर हमने शेयर्स इशू कर रखे हैं तो ऑब्वियसली क्लास हम क्या करेंगे, डिविडेंड को पेड करेंगे। तो ये भी माइनस होगा, बिकॉज शेयर्स पे डिविडेंड देना, इंटरेस्ट लोन पे देना, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना, सब में पैसा जाता है तो क्लास क्या होगा, माइनस होगा। तो ये चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगर शेयर डिबेंचर लोन याद कर लो, उधर फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट याद कर लो, तो हो गया पूरा खत्म, इतना ही काम है बस, और कुछ नहीं।
और जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आया बैलेंस, वो सब ऑपरेटिंग में आया। मैं आगे चल के फॉर्मेट लिखवाऊंगा, तब मैं क्लास डिटेल में ऑपरेटिंग का पूरा फॉर्मेट दिखाऊंगा। लाइक पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, है ना, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ गया इसके अंदर, और क्या नहीं है, टैक्स पेड नहीं है, वो ऑपरेटिंग के अंदर आ गया, रिजर्व है, सरप्लस है, डेप्रीशिएशन है, वो सब ऑपरेटिंग के अंदर आ गया। तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग चीज़ों को पकड़ लो, हाँ भाई ये इन्वेस्टिंग ये फाइनेंसिंग है, बस बाकी जो बचता ना सब ऑपरेटिंग है। तो ये मेन था कॉन्सेप्ट क्लास, तो अगर आपको ये याद है तो बात बन जाएगी। चलो मैं दो काम बस आपको और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ पे। वैसे तो शेयर डिबेंचर लोन हो गया है, लेकिन एक चीज और ऐड करवा रहा हूँ क्लास, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कमेंट सेक्शन में एक काम करो, तुम लोग लिखो शेयर डिबेंचर लोन बैंक ओवरड्राफ्ट, इन चारों से रिलेटेड हर चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी, फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट इन दोनों से रिलेटेड हर चीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगी। देखो तुम्हें याद भी हो जाएगा और उसको खोल के हमने डिटेल में भी सीख लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्लास इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है इसका मतलब तुम बैंक से और ज्यादा लोन ले रहे हो, तो ये प्लस तुम्हारे पास पैसा आ गया। और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन बैंक, बुक में ना कैश फ्लो का बहुत बड़ा फॉर्मेट दे रखा है, बहुत बड़ा फॉर्मेट, ठीक है, बट मैं तुम्हें क्लास बहुत छोटा फॉर्मेट दूंगा, उसका आधे का भी आधा, तुम्हें उतना याद करना है और पेपर में उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा ना आज तक गया है। तो ये इंक्रीज अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो रहा है तो उसका मतलब प्लस पैसा आ रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया मतलब अपने बैंक को उसका पैसा लौटा दिया। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक का नेगेटिव बैलेंस। अगर मेरे बैंक में 2 लाख रुपए पड़े हैं तो वो पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, बट अगर मेरे बैंक में -2 लाख है इसका मतलब वो नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। तो -2 लाख हो जाता है क्लास, बिजनेसमैन का माइनस में जा सकता है, वो लिमिट परमिशन ले लेते हैं बैंकों से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये है बेसिक रूल्स, ये है क्लास कौन सी चीज़ें कौन कौन सी एक्टिविटी में जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है क्लास तो देन ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको अभी का अच्छे से समझ आया तो आगे भी क्लास आपको पूरा समझ आएगा और अच्छे से हो भी जाएगा। ओके चलो, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने बेसिक देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, अलग अलग एक्टिविटी कौन कौन सी हैं और हर एक्टिविटी के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से याद करके आना है, सो दैट अगली क्लास में जब मैं तुम्हें पढ़ाऊँ तो तुम्हें मज़ा आए, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के याद करके आना। अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।